Good evening, everyone. Good evening, sir. Good evening, sir. Evening, sir. गुड इवनिंग सर। सर बताइए। सर कल एक कोलिनिटी ऑफ वेक्टर में सर एक थ्योरम दिया है सर, उसको कोई भी दो वेक्टर को सर लेमडा ए प्लस म्यू बी इक्वल 0 के टर्म में सर लिख सकते हैं। कौन सा थ्योरम की बात कर रहे हैं? कोलिनिटी ऑफ वेक्टर जैसे इक्वलिटी ऑफ वेक्टर का मतलब बता दो ना, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम होने चाहिए, तभी हम बोलेंगे वेक्टर इक्वल है। कोलिनिटी पूछ रहा है सर कि एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर कोलिनिटी पूछ रहा है। ओके ओके, हाँ हाँ हाँ। एक वेक्टर को दूसरे टर्म लिख सकते हैं। हाँ, तो कोलिनियर का मतलब पैरेलल या एंटी पैरेलल होता है। तो पैरेलल एंटी पैरेलल का मतलब क्या है? एक को आप दूसरे के स्केलर मल्टीपल में लिख सकते हो। जो आप लैम्डा है जो भी बोल रहे हो, तो वही तो स्केलर मल्टीपल ही तो है अल्टीमेटली। अच्छा सर उसको लिनियरली इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट के रूप में लिखा गया है उसको। बिल्कुल सम के रूप में। बिल्कुल। किसी वेक्टर को अगर आप एक पॉजिटिव कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, पॉजिटिव नंबर से, तो वो पैरेलल ही होता है। जैसे a एंड 2a, ये दोनों क्या होंगे? पैरेलल। अगर a और -2a लिया गया तो क्या होगा? एंटी पैरेलल। तो अल्टीमेटली जो पैरेलल हो या एंटी पैरेलल हो, तो एक को आप दूसरे के स्केलर मल्टीपल में लिख सकते हो, मतलब वो डिपेंडेंट होंगे। नॉन कोलिनियर के सर केस में जो लिखा गया है लेमडा ए प्लस म्यू बी इक्वल 0, सर उसमें लिखा गया है कि लेमडा ए और म्यू 0 होना चाहिए। लैम्डा ए और लेमडा और ए 0 होना चाहिए दोनों। लैम्डा और म्यू नॉन जीरो होना चाहिए, तभी हाँ। कोलिनियर होगा। हाँ, तो हाँ, वही तो बात है ना। तो मैं जो बोल रहा हूँ वहां से a इक्वल टू क्या सम स्केलर मल्टीपल ऑफ b नहीं आ रहा है जो रिलेशन लिखा गया है? yes। लैम्डा ए प्लस म्यू बी अगर 0 होता है तो a इक्वल टू अब क्या लिख सकते हो? माइनस म्यू बाई लैम्डा इंटू बी। तो a और b एक दूसरे का स्केलर मल्टीपल ही तो हुआ। लिखने का तरीका सिर्फ डिफरेंट है, बात तो एक ही हुआ, कॉन्सेप्ट सेम है। एक कोलिनियर पॉइंट भी होता है, पॉइंट ऑफ कोलिनियर से। वेक्टर की बात करते हैं, सिंस वेक्टर टॉपिक है। सर वेक्टर में दिया लास्ट क्लास में हमने कहाँ पे दिया था? सर एक बुक पढ़ रहे थे, उसमें लिखा था कोलिनिटी ऑफ पॉइंट, तो सर उसी को आगे बढ़ाया था। तो जहाँ पे पढ़ा है तो सर स्कैन करके टेलीग्राम में भेजिए, बिकॉज बुक में क्या लिखा गया है आप जैसे बोलोगे एग्जैक्ट क्या लिखा गया है वो देखना पड़ेगा ना। विदाउट सीइंग द एग्जैक्ट वर्ड्स कमेंट करना सही नहीं होगा। यस सर एंड में दे देंगे। ओके। सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस किया था। दो वेक्टर का प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, ये दोनों हमने डिस्कस किए हैं। तो नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज ए ट्रिपल प्रोडक्ट। ट्रिपल प्रोडक्ट मींस वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर्स, तीन वेक्टर का प्रोडक्ट है। नाउ जैसे दो वेक्टर का प्रोडक्ट हमने किया था, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट में फाइनल क्वांटिटी क्या आया था? स्केलर क्वांटिटी। और क्रॉस प्रोडक्ट में फाइनल रिजल्ट क्या आया था? वेक्टर क्वांटिटी। तो सिमिलरली ट्रिपल प्रोडक्ट भी दो टाइप के होते हैं, एक स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और दूसरा वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। डिफरेंस वही है, ट्रिपल प्रोडक्ट करेंगे अगर स्केलर क्वांटिटी आता है तो उसको बोला जाता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, और अगर ट्रिपल प्रोडक्ट के बाद वेक्टर क्वांटिटी आता है तो उसको क्या बोलते हैं? वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो ट्रिपल प्रोडक्ट भी दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट टाइप स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, A dot B cross C. This is the mathematical form of scalar triple product of three vectors A, B, C. A dot B cross C. इसको बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट, बिकॉज फाइनल रिजल्ट जो आता है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। ये काफी आसानी से आप समझ सकते हो। लुक एट द पॉइंटर, वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी। दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो वेक्टर आएगा स्केलर आएगा? वेक्टर। तो B क्रॉस C is a vector and A is another vector, then dot product. दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो फाइनल रिजल्ट क्या आएगा? स्केलर क्वांटिटी। तो B क्रॉस C वेक्टर है, A वेक्टर है, डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो स्केलर क्वांटिटी आएगा।
तो फाइनल रिजल्ट विल बी ए स्केलर क्वांटिटी, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ना इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला, इसको डिटर्मिनेंट के फॉर्म में ऐसे हम लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट in the first row components of vector A, in the second row components of vector B, in the third row components of vector C। तो A वेक्टर, B वेक्टर, C वेक्टर, इनके जो कंपोनेंट्स हैं वो फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो में आएगा। तो इस फॉर्मूले से आप स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, इसको मैथमेटिकली ऐसे भी डिनोट किया जाता है। इसका मतलब भी क्या है? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी। ये जस्ट एक डिफरेंट नोटेशन है। दिस एक्सप्रेशन एंड दिस एक्सप्रेशन आर इक्विवेलेंट, दोनों ही स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट एक स्केलर क्वांटिटी है, ये तो समझ में आया। अब ये स्केलर क्वांटिटी रिप्रेजेंट क्या करेगा? जो स्केलर क्वांटिटी हम कैलकुलेट कर रहे हैं, ये जियोमेट्रिकली रिप्रेजेंट क्या करता है? देखिए, जियोमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, if vector A, vector B and vector C represents three concurrent edges of a parallelepiped, then magnitude of scalar triple product will be the volume of the parallelepiped। तो हमारे पास एक पैरेललोपाइप्ड है, रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइप्ड होना जरूरी नहीं है, रेक्टेंगुलर हो या ना हो, दोनों के लिए इंटरप्रिटेशन करेक्ट होता है। So let's draw it first। अगर रेक्टेंगुलर होगा तो एंगल्स क्या हो जाएंगे? 90 डिग्री। तो यहाँ पे रेक्टेंगुलर होना जरूरी नहीं है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। दिस इज ए रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइप। सो थ्री एजेस, देखिए, सपोज this is A, vector A, this side vector B and this side suppose vector C। अब ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इन्हीं को A B C लेना है, मतलब इस वाले को A लेना है, इसको B लेना है, इसको C लेना है, इनको आप इंटरचेंज कर सकते हैं। इन तीनों में से किसी को भी आप A B C बोल सकते हैं, ठीक है? तीनों केस में ही वॉल्यूम ही आएगा पैरेललोपाइप्ड का। तो दिस इज वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर बी एंड दिस इज वेक्टर सी। देन द मॉडुलस ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट विल बी द वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपाइप्ड। आप इन तीनों का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कैलकुलेट करेंगे, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का जो मॉडुलस है वो वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करेगा। अब आपको यहां पे लग सकता है मॉडुलस क्यों लिया गया है सडनली? बिकॉज स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इज ए स्केलर क्वांटिटी। अब स्केलर क्वांटिटी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है ना। जब आप स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कैलकुलेट करोगे, रिजल्ट पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है, बट वॉल्यूम क्या है? पॉजिटिव क्वांटिटी, इसलिए यहां पे मॉडुलस लिया गया है। बिकॉज स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का जो मॉडुलस है वो पैरेललोपाइप्ड का वॉल्यूम रिप्रेजेंट कर रहा है। नोट डाउन कर लीजिए। तो फिजिक्स में इसका बस यूज यही है क्या, पैरेलल पाइप का वॉल्यूम निकालना? जियोमेट्रिकली यही है, ऐसा बिल्कुल नहीं सिर्फ इसमें पैरेललोपाइप का वॉल्यूम निकालना है। सॉलिड स्टेट फिजिक्स में भी रेसिप्रोकल लैटिस वाले कैलकुलेशन में इसका यूज होता है। जब रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर कैलकुलेट किए जाते हैं, उसके फॉर्मूले में भी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का यूज है। सर इसमें अगर हम ABC को चेंज कर दे, इंटरचेंज कर दे, तो भी वैल्यू सेम ही होगा ना? बिल्कुल। तो अभी हम एक प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, A डॉट B क्रॉस C, B डॉट C क्रॉस A एंड C डॉट A क्रॉस B आर इक्वल।
तो इसलिए इनका अगर ऑर्डर इंटरचेंज भी करते हैं, ठीक है, तब भी जो मॉड्यूलस आएगा वो वॉल्यूम को ही रिप्रेजेंट करेगा। एक हो चुका है। एवरीवन डन? Yes. Yes, sir. Yes. यस सर। तो मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं। ये क्वांटिटी वॉल्यूम से रिलेटेड है और वैसे प्रूफ तो हम पूरा कर ही सकते हैं, बट यहां पर आप ये एक्सप्रेशन देके भी थोड़ा आइडिया लगा सकते हो ये वॉल्यूम कैसे है। वॉल्यूम बेसिकली हम बोल सकते हैं एरिया इंटू हाइट। वॉल्यूम बेसिकली क्या है? Yes, sir. एरिया इंटू हाइट रिलेट कर सकते हैं। अब मुझे बताइए ये जो बी क्रॉस सी आया है, ये बी क्रॉस सी का सी क्या इस बेस एरिया से कनेक्टेड नहीं है? यस सर। यस यस सर। तो बी वेक्टर और सी वेक्टर का जब क्रॉस प्रोडक्ट कैलकुलेट कर रहे हो वो किससे कनेक्टेड है? ये जो बेस है उसके एरिया से कनेक्टेड है। ये हमने लास्ट क्लास में क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा था, क्रॉस प्रोडक्ट एरिया से कनेक्टेड होता है। तो बी क्रॉस सी इस एरिया से कनेक्टेड है और जो ए वेक्टर है वो किससे कनेक्टेड होगा? हाइट ऑफ द पैरेललोपाइड से। सर तो ये बेस एरिया और ये हाइट, इसलिए वॉल्यूम आ गया। हाँ बताइए। सर अगर ए और बी या फिर कोई भी दो वेक्टर दोनों मतलब एक के ऊपर एक ऐसे सुपर इम्पोज करता है या फिर तीनों वेक्टर एक ही प्लेन में है तो ये इसका वैल्यू 0 आ जाएगा ना? नेक्स्ट टाइम वही डिस्कस करेंगे। Okay. बिल्कुल 0 आएगा। तो बी क्रॉस सी एरिया से कनेक्टेड है और ए वेक्टर हाइट से कनेक्टेड है, तो बेस एरिया इंटू हाइट वो कहीं ना कहीं वॉल्यूम से कनेक्टेड होगा ही। Yes, sir. तो मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं ना। वेक्टर के लेक्चर 1 में एक जगह पे ध्यान दिए तो हमने डिस्कस किया था कोप्लेनर वेक्टर, वेक्टर विच लाई इन द सेम प्लेन, उनको कोप्लेनर वेक्टर बोला जाता है। इफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी इज 0 देन ए बी सी आर कोप्लेनर। अगर तीन वेक्टर का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 होता है तो उन तीन वेक्टर को हम क्या बोलते हैं? कोप्लेनर। ये आप काफी आसानी से यहां पे समझ सकते हैं। सपोज हमने तीन वेक्टर चूज किए ए बी सी, बी, दिस इज सी एंड दिस इज ए। एंड एज्यूम कर लीजिए जो आपको मोबाइल या लैपटॉप का स्क्रीन दिख रहा है वो एक्स वाई प्लेन है और ये तीनों वेक्टर एक्स वाई प्लेन में है। इससे क्या होगा? थोड़ा सा मतलब ये रिजल्ट समझने में आसानी होगी। तो लैपटॉप या मोबाइल का जो स्क्रीन है उसको एक्स वाई प्लेन एज्यूम कर लीजिए और ए बी सी तीनों इसी प्लेन में है। नाउ अब बताइए जब आप बी क्रॉस सी कैलकुलेट करेंगे, बी क्रॉस सी, तो बी क्रॉस सी की अगर हम डायरेक्शन की बात करें, ये लास्ट क्लास में डिस्कस किया गया था, बी क्रॉस सी कैलकुलेट करना है तो बी से सी की तरफ राइट हैंड को रोटेट करेंगे और थंब का जो डायरेक्शन होगा वो बी क्रॉस सी का डायरेक्शन होगा। तो कोई बता सकता है यहां पर बी क्रॉस सी का डायरेक्शन क्या होगा? आउटवर्ड। आउटवर्ड सर। आउटवर्ड नॉर्मल, आउटवर्ड नॉर्मल। तो यहां पर जो बी क्रॉस सी का डायरेक्शन है इट विल बी परपेंडिकुलर टू एक्स वाई प्लेन। बस बी वेक्टर सी वेक्टर एक्स वाई प्लेन में है तो बी क्रॉस सी एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। नाउ वेक्टर ए किस प्लेन में है? एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन। तो दिस वेक्टर ए इज इन एक्स वाई प्लेन। तो बी क्रॉस सी परपेंडिकुलर टू एक्स वाई प्लेन है एंड ए वेक्टर लाइज इन द एक्स वाई प्लेन। देन व्हाट इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी क्रॉस सी? 90 90 डिग्री। 90 डिग्री। तो एंगल बिटवीन ए एंड बी क्रॉस सी विल बी 90 डिग्री। एक एक्स वाई प्लेन में है और दूसरा परपेंडिकुलर टू एक्स वाई प्लेन है, सॉरी 90 डिग्री।
तो एंगल अगर 90 डिग्री है तो इन दोनों का अगर आप डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट करते हो ए डॉट बी क्रॉस सी, क्या आएगा ये? 0 जीरो। एंगल अगर 90 डिग्री है तो डॉट प्रोडक्ट तो जीरो आएगा, तो ए डॉट बी क्रॉस सी विल बी जीरो। तो यहां पे हमने तीन वेक्टर्स कंसीडर किए, ए बी सी, एंड ऑल वेक्टर्स लाई इन द सेम प्लेन, सारे वेक्टर्स सेम प्लेन में हैं, तो उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कितना आया? जीरो। तो यहां पर आप एक चीज नोटिस करो, ए डॉट बी क्रॉस सी अगर जीरो आ जाता है, यहां से आप क्या क्या बोल सकते हैं वेक्टर के बारे में? पहला तो आप बोल सकते हैं ये तीनों कोप्लेनर है, वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी आर कोप्लेनर। ठीक है, फर्स्ट तो ये पता चलेगा एबीसी सेम प्लेन में है, कोप्लेनर। और एक चीज पता चलेगा वो ये है, ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी आर लीनियरली डिपेंडेंट। ये दो पॉइंट हम बता सकते हैं, एक तो कोप्लेनर होगा और ए बी सी लीनियरली डिपेंडेंट होगा। अब ये चीज कैसे बता रहा है, देखिए ए बी सी लीनियरली डिपेंडेंट है। हियर वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी लाइज इन द सेम प्लेन। अगर आपके पास तीन वेक्टर्स हैं और वो सेम प्लेन में हैं, इसका मतलब आप एक वेक्टर को बाकी दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो वन वेक्टर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अदर टू। तो ए को हमने बी और सी के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा, या बी को ए और सी के लीनियर कॉम्बिनेशन में। तीन वेक्टर्स, जब वेक्टर्स कोप्लेनर होते हैं तो आप एक वेक्टर को बाकी वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख पाएंगे। क्या होना चाहिए? वेक्टर कोप्लेनर होना चाहिए। तो आप यहां से बताइए, अगर आप एक वेक्टर को बाकी दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख पा रहे हैं, तो ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर ये लीनियरली डिपेंडेंट है या लीनियरली इंडिपेंडेंट है? डिपेंडेंट। डिपेंडेंट है, बिकॉज आप एक को बाकी के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। तो वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी आर लीनियरली डिपेंडेंट। यही चीज यहां पे लिखा गया है। तो कोप्लेनर है तो एक को बाकी के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं, और एक को बाकी के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखने का मतलब वो लीनियरली डिपेंडेंट है, जो चीज यहां पे लिखा गया है। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर्स अगर जीरो है तो वो कोप्लेनर होंगे और लीनियरली डिपेंडेंट भी होंगे। बताइए। सर यहाँ पर बी और सी इंडिपेंडेंट वेक्टर है ना? क्या? सर बी और सी जो लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखे हैं एक का, तो सर बी और सी कह सकते हैं कि लीनियरली डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेक्टर है। बी एंड सी तो इंडिपेंडेंट ही है ना, कोलिनियर थोड़ी ना है। यहाँ पे मैं तीनों के सेट की बात कर रहा हूं। ए बी सी का जो सेट है उसको डिपेंडेंट बोला जा रहा है, सेट ऑफ लीनियरली डिपेंडेंट। दो की बात नहीं चल रही है, तीन की बात चल रही है। ठीक है, तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो होने का मतलब ये दो स्टेटमेंट हम बोल सकते हैं। अब ये लीनियरली डिपेंडेंट सेट है, लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है, इसका
रिजल्ट मतलब क्या सिग्निफिकेंस क्या है? ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर इज ए सेट ऑफ लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स। ये लीनियरली डिपेंडेंट सेट है, तो ये बेसिस फॉर्म नहीं करेगा। बेसिस फॉर्म करने के लिए लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट होना जरूरी होता है। डू नॉट फॉर्म ए बेसिस। तो ए बी सी लीनियरली डिपेंडेंट सेट है, तो वो बेसिस फॉर्म नहीं करेगा। बेसिस का मतलब क्या होता है? जैसे हम आई कैप, जे कैप, के कैप लिखते हैं। आई कैप, जे कैप, के कैप जो है वो बेसिस वेक्टर है। बेसिस वेक्टर होने का मतलब है हम किसी भी वेक्टर को आई कैप, जे कैप, के कैप के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। ठीक है, तो आई कैप, जे कैप, के कैप बेसिस वेक्टर होता है, तो हम किसी भी वेक्टर को आई जे के लीनियर कॉम्बिनेशन में एक्सप्रेस कर सकते हैं। बट यहां पर ए बी सी बेसिस फॉर्म नहीं करता। तो बेसिस फॉर्म नहीं करने का मतलब हम किसी भी वेक्टर को इसके फॉर्म में लिख पाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बिकॉज ये बेसिस फॉर्म नहीं करता। अगर बेसिस फॉर्म करता तब लिख पाते, बट ये बेसिस फॉर्म क्यों नहीं कर रहा है? बिकॉज बेसिस फॉर्म करने के लिए लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट होना जरूरी है, और ये लीनियरली डिपेंडेंट सेट है। क्लियर एवरीवन? सर बेसिस क्या होता है? क्या बेसिस क्या होता है? बेसिस ये चीज पता नहीं, आपको तो कितनी बार पढ़ाया है ये बेसिस क्या होता है? नो सर, मैं 25 में। आप तो रिपीट कर रहे हो ना, लास्ट ईयर भी पढ़े थे आप। नहीं आपको सर, लास्ट ईयर मेरा छूट चुका था ज्यादा सर। मैथमेटिक्स में भी पढ़ाया है, क्वांटम में भी पढ़ाया है, और सर बेसिस मेरा का मतलब बहुत अभी मैंने बोला। बेस आई कैप जे कैप के कैप तो समझ आया, पर सिर्फ तो किसी को बेसिस हो। उसी का मतलब बेसिस होता है ना, जब हम किसी भी वेक्टर को उनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। तो प्लीज राइट डाउन। जैसे हमने यहां पर देखा, ए बी सी का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 है, तो कोप्लेनर होगा, डिपेंडेंट होगा, बेसिस फॉर्म नहीं करेगा। अगर इसका ऑपोजिट होता है, जैसे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट अगर नॉन जीरो आता है, उस केस में तो राइट डाउन, if the scalar triple product of vector A, B and C if the scalar triple product of vector A, B and C is not equal to 0, comma, then those vectors will be non-coplanar then those vectors will be non-coplanar and they will form a set of linearly independent vectors. They will form a set of linearly independent vectors.
तो 3 वेक्टर्स हैं ए बी सी, इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आपने कैलकुलेट किया और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या आ गया, नॉन जीरो। ठीक है, तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट नॉन जीरो आने का मतलब है, जैसे भी बताया गया, एक तो नॉन कोप्लेनर होगा, ए बी सी ये नॉन कोप्लेनर होंगे, सेम प्लेन में लाई नहीं करेगा। और दूसरा है, ये क्या फॉर्म करेगा, सेट ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स। ये दो चीज हम बोल सकते हैं। और अगर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है तो बेसिस फॉर्म करेगा या नहीं करेगा, करेगा सर। करेगा, बेसिस फॉर्म करेगा, बिकॉज इंडिपेंडेंट सेट है। तो ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर will form a basis। सर बताइए। सर बेसिस फॉर्म करने का मतलब ये है ना कि इन तीनों में से कोई भी एक, मतलब लीनियरली हम किसी को एक दूसरे के लीनियर फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। और सर बेसिस कोई फॉर्म भी करने का, जस्ट 1 मिनट, बेसिस फॉर्म करने का मतलब ये होता है कि कोई भी आर्बिट्ररी वेक्टर आर को आप इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। अच्छा, मतलब सर किसी भी अदर देन ये 3 वेक्टर्स उनको उनके बारे में बात कर रहे हैं हम। बिल्कुल। ओके सर। तो बेसिस फॉर्म करने का मतलब ये है, एक किसी भी तरीके से आर्बिट्ररी वेक्टर को आप ए बी सी के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। सर एक तरीके से आप इनको एक्सिस की तरह ट्रीट कर सकते हैं, राइट? अगर 3 वेक्टर जो है वो, हाँ, मतलब हाँ एक्सिस की तरह, मतलब नॉट म्यूचुअली परपेंडिकुलर। हाँ, नॉट म्यूचुअली परपेंडिकुलर नेसेसरीली, बट एक्सिस की तरह ट्रीट कर बिल्कुल सकते हैं, मतलब बिल्कुल बिल्कुल। और एक्सिस से बेटर होगा रेफरेंस फ्रेम, ये यस वर्ड यूज सर, करें, रेफरेंस फ्रेम की तरह। रेफरेंस फ्रेम। ओके, थैंक यू सर। इसका मोस्ट कॉमन एग्जांपल है जो बताया, आई कैप जे कैप के कैप बेसिस फॉर्म करता है। तो अगर आप आई डॉट जे क्रॉस के कैलकुलेट करेंगे, बताइए जे क्रॉस के क्या होता है, कल बताया गया था। माइनस आई आई कैप, जे कैप क्रॉस के कैप होता है आई कैप डॉट आई कैप 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब है इन तीनों का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या है, जीरो, नॉन जीरो। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट नॉन जीरो होने का मतलब आई कैप जे कैप के कैप लीनियरली डिपेंडेंट होगा, इंडिपेंडेंट होगा, इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट। और इंडिपेंडेंट होने का मतलब बेसिस फॉर्म करेगा। यस सर। और बेसिस फॉर्म करने का मतलब है हम किसी भी वेक्टर को इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। ये तो वेल नोन फैक्ट है, जब हम किसी भी वेक्टर को आई कैप जे कैप के कैप के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखते हैं। बेसिस का मतलब बेसिकली ये होता है जो यहाँ पे लिखा गया है, किसी भी वेक्टर को हम ए बी सी के लीनियर कॉम्बिनेशन में, मतलब जो बेसिस है उसके लीनियर कॉम्बिनेशन में एक्सप्रेस कर सकते हैं। किसी भी सिस्टम को एनालाइज करने के लिए कुछ मिनिमम टूल्स का रिक्वायरमेंट होता है। तो आप ऐसे सोच सकते हो, ये जो बेसिस है वो आपका मैथमेटिकल टूल है। जब उस सिस्टम में आप कुछ भी एनालिसिस करोगे तो उन बेसिस का यूज करोगे, आप उन मैथमेटिकल टूल का यूज करोगे। हेलो सर। बताइए। सर ये बेसिक तो फॉर्म करेगा, बट म्यूचुअली परपेंडिकुलर जरूरी है क्या? नहीं, जरूरी नहीं, हेलो। जरूरी नहीं है म्यूचुअली परपेंडिकुलर होना। म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, नॉट रिक्वायर्ड।
बेसिस ऑर्थोगोनल भी हो सकता है, नॉन ऑर्थोगोनल भी हो सकता है। नॉर्मली हम ऑर्थोगोनल बेसिस इसलिए यूज करते हैं, ऑर्थोगोनल बेसिस में जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन होता है वो इजी होता है। नॉन ऑर्थोगोनल बेसिस में मैथमेटिकल कैलकुलेशन काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, इसीलिए किसी भी एनालिसिस में ऑर्थोगोनल बेसिस ही चूज किया जाता है टू मेक द कैलकुलेशन इजियर। अदरवाइज बेसिस ऑर्थोगोनल भी हो सकता है, नॉन ऑर्थोगोनल भी हो सकता है। ऑर्थोगोनल होगा इसका कोई मतलब रिक्वायरमेंट नहीं है। सर बेसिस की सिर्फ एक ही कंडीशन है? किस चीज का? सर बेसिस होने का सिर्फ एक ही कंडीशन है कि लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा? लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट होना चाहिए। सर और ये स्पैनिंग का कंडीशन, स्पैनिंग होती है ना सर इसमें? ये जो लिखा है इसी को स्पैनिंग बोलते हैं। ठीक है सर। ऑर्थोनॉर्मल बेसिस सर क्या होता है? क्या? ऑर्थोनॉर्मल बेसिस। ये हम क्वांटम में पढ़ेंगे। सर नीचे के जो हमने वेक्टर लिखे हैं वो आर वेक्टर, वो तो सर वो एक लीनियरली डिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना? आर वेक्टर कोई भी वेक्टर हो सकता है, इसके बाद एबीसी के अलावा कोई भी तीसरा, नहीं सर, मैं चौथा कह रहा वेक्टर, सॉरी। हूँ ये चारों वेक्टर्स को अगर हम एक कंबाइंड सेट में देखें तो सर ये लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर सेट को दिखाएंगे ना? बिल्कुल। ओके सर। डन सर। आई थिंक ओके, तो मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं। एक चीज यहाँ पे ध्यान रखिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। नॉर्मली हम जो हम कैलकुलेशंस करते हैं, जो भी हम एनालिसिस फिजिक्स में करते हैं, इन मोस्ट ऑफ द केसेस हम 3 डायमेंशनल केस ही डिस्कस करते हैं हर जगह पे। होता तो n डायमेंशनल भी है, थ्योरेटिकली इमेजिन मतलब ज्योमेट्रिकली इमेजिन करना मुश्किल है, बट थ्योरेटिकली n डायमेंशनल स्पेस भी होता है। बट जो नॉर्मल हम यूज करते हैं वो 3 डायमेंशनल स्पेस ही है। नाउ 3 डायमेंशनल स्पेस में अगर आपको एक सेट गिवन है जिसमें 4 वेक्टर्स हैं, रिपीट कर रहा हूं, स्पेस का डायमेंशन क्या है? 3। तो फॉर ए 3 डायमेंशनल स्पेस आपको एक सेट ऑफ वेक्टर्स गिवन है जिसमें 4 वेक्टर्स हैं, और पूछा गया है वो लीनियरली डिपेंडेंट है या लीनियरली इंडिपेंडेंट है। डायरेक्ट आंख बंद करके डिपेंडेंट बता दीजिएगा, क्योंकि 3 डायमेंशनल स्पेस में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ बेसिस वेक्टर का सेट बन सकता है वो 3 का ही बन सकता है। जैसे 3D में हम यूज करते हैं आई कैप, जे कैप, के कैप, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। स्फेरिकल पोलर होता है तो आर कैप, थीटा कैप, फाई कैप। कितने वेक्टर्स का सेट बन रहा है? 3 वेक्टर्स का सेट बन रहा है। तो 3 डायमेंशनल स्पेस में जो बेसिस वेक्टर का सेट होगा उसमें मैक्सिमम कितने बेसिस वेक्टर हो सकते हैं? 3। 3 से ज्यादा कभी हो ही नहीं सकता। तो अगर 4 वेक्टर का सेट है वो कभी बेसिस फॉर्म कर ही नहीं सकता, और बेसिस फॉर्म अगर नहीं करेगा तो डिपेंडेंट होगा या इंडिपेंडेंट होगा? डिपेंडेंट। कोई कैलकुलेशन का जरूरत नहीं है, ये पॉइंट लिख लीजिए। लेकिन अगर सर 3 अगर 3D वेक्टर मतलब 3D स्पेस की बात करें उसमें 3 वेक्टर्स के सेट दिए गए तो ये तो नेसेसरली नहीं कह सकते ना कि वो मतलब लीनियरली इंडिपेंडेंट ही होंगे। वही तो हमने अभी डिस्कस किया ना, अगर 0 होगा तो डिपेंडेंट, नॉन 0 होगा तो इंडिपेंडेंट। यस सर। अभी तक तो वही डिस्कस किया हमने। सर 4 डायमेंशन में 4 डायमेंशन में 4 वेक्टर्स होंगे, 4 से ज्यादा हुआ तो डिपेंडेंट। उसके लिए सर मैट्रिक्स यूज होंगे कि लीनियर इंडिपेंडेंट चेक करने के लिए? डिटर्मिनेंट चेक होगा। जैसे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हम डिटर्मिनेंट में ले रहे थे, 3 डायमेंशनल स्पेस में 3x3 होगा, 4 डायमेंशनल स्पेस में 4x4 होगा। राइट डाउन। इन जनरल बता देते हैं, फॉर ए n डायमेंशनल स्पेस
for a n dimensional space, comma, the maximum number of vectors, सर रिपीट करना। for a n dimensional space, comma, the maximum number of vectors which can form a basis, the maximum number of vectors which can form a basis set, which can form a basis set will be equal to n, will be equal to n. सर फॉर्म के बाद थोड़ा रिपीट करिए सर। which can form basis set will be equal to n. For a n dimensional space, the maximum number of vectors which can form basis set will be equal to n. तो जो बेसिस सेट है, जैसे यहाँ पे ABC बेसिस सेट फॉर्म कर रहा है, तो n डायमेंशनल स्पेस के लिए बेसिस सेट के अंदर मैक्सिमम n वेक्टर्स ही रह सकते हैं, n से ज्यादा नहीं हो सकता। तो 3 डायमेंशनल स्पेस है, तो बेसिस सेट में मैक्सिमम 3 वेक्टर ही रह सकते हैं। 3 से ज्यादा हुआ तो वो बेसिस फॉर्म कर ही नहीं सकता, और बेसिस फॉर्म अगर नहीं करता है तो ऑब्वियसली डिपेंडेंट होगा, उसमें कुछ चेक करने का जरूरत नहीं है। अगर 4 डायमेंशनल स्पेस है तो बेसिस सेट में मैक्सिमम कितने वेक्टर्स हो सकते हैं? 3 4 डायमेंशनल स्पेस 4 हो गए। 4। तो अगर सेट के अंदर 5 वेक्टर्स हैं तो वो बेसिस फॉर्म नहीं करेगा, और बेसिस फॉर्म नहीं करता तो ऑब्वियसली डिपेंडेंट होगा। क्लियर है पॉइंट एवरीवन? यस सर। तो कभी ऐसा हो ही नहीं सकता सर कि इसके अंदर 5 वेक्टर। क्या ऐसे कैसे वेक्टर होगा सर? मतलब आप लिख के दिखा सकते हैं कौन सा वेक्टर सर जिसमें यदि 3 डायमेंशन में सर यदि 4 वेक्टर्स मिलके 4 वेक्टर का सेट ले लीजिए ना, ABCD। 4 अलग अलग वेक्टर की बात कर रहा हूं मैं, ABCD। कोई भी 4 वेक्टर ले लो जो आपको पसंद हो, ABCD I कैप J कैप के फॉर्म में। तो मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं। So some important points to remember related to scalar triple product. First one, जो यूनिट वेक्टर्स हैं I कैप J कैप K कैप इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या आएगा? ये ऑलरेडी हमने अभी कैलकुलेट किया था। I डॉट J क्रॉस K, J डॉट K क्रॉस I एंड K डॉट I क्रॉस J, ये वैल्यू क्या होगा? 1। अगर ऐसा होता है I कैप डॉट J क्रॉस K के बदले K क्रॉस J हो गया, J डॉट K क्रॉस I के बदले I क्रॉस K हो गया, एंड K डॉट I क्रॉस J के बदले J क्रॉस I हो गया। इसका वैल्यू होगा -1। ये हमने कल क्रॉस प्रोडक्ट में पढ़ा था, A क्रॉस B एंड B क्रॉस A, इसमें सिर्फ माइनस साइन का डिफरेंस होता है। तो J क्रॉस K है तो +1 आया, K क्रॉस J होगा तो -1 आएगा। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है रिलेटेड टू स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। A डॉट B क्रॉस C, B डॉट C क्रॉस A एंड C डॉट A क्रॉस B,
इन तीनों का वैल्यू इक्वल आता है। आप यहाँ पे नोटिस करो जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है वो एक पर्टिकुलर ऑर्डर में लिया गया है। अगर आप ए बी सी इन तीन वेक्टर्स को ऐसे जस्ट ए बी सी लिखते हैं, ए बी सी लाइक दिस। अब देखो प्रोडक्ट जो किया गया है वो एक पर्टिकुलर ओरिएंटेशन में किया गया है, ए डॉट बी क्रॉस सी, बी डॉट सी क्रॉस ए एंड सी डॉट ए क्रॉस बी। क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज है? क्लॉकवाइज। ए डॉट बी क्रॉस सी, बी डॉट सी क्रॉस ए, सी डॉट ए क्रॉस बी। जब आप एक पर्टिकुलर ओरिएंटेशन फॉलो कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे क्लॉकवाइज ओरिएंटेशन है, तो इन तीनों प्रोडक्ट का वैल्यू इक्वल आएगा। अगर आप क्लॉकवाइज ओरिएंटेशन ना लेके एंटी क्लॉकवाइज लेते तब भी ये तीनों इक्वल आते। जैसे ए डॉट बी क्रॉस सी के बदले सी क्रॉस बी, ओरिएंटेशन बदल दिया, इक्वल टू बी डॉट सी क्रॉस ए के बदले ए क्रॉस सी। सर एंटी क्लॉक में ये इक्वल कैसे आ सकते हैं? मैंने नहीं बोला है ऊपर वाला और नीचे वाला इक्वल आ जाएगा, तो साइन में चेंज होना चाहिए। मैंने बिल्कुल नहीं बोला है ये और ये सेम आएगा। मैंने बोला है ये तीन सेम आएंगे और ये तीन सेम आएगा। ये अच्छा, भी ये मतलब तो बिल्कुल उनका सेम नहीं आ सकता। अगर ऊपर वाला के आता है तो नीचे वाला आएगा माइनस के। एंटी क्लॉक में इनका मतलब डायरेक्शन तो चेंज भी हो रहा है ना? इसीलिए तो माइनस आ रहा है ना। आप किसको दोनों को इक्वल बोल रहे हो? मैं इसको और इसको कंपेयर नहीं कर रहा हूं कि ये क्लॉकवाइज है ये एंटी क्लॉकवाइज है। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में रिजल्ट सेम नहीं आएगा, एक में के है तो एक में माइनस के। मैं सिर्फ बोल रहा हूं ये जो प्रोडक्ट आप ले रहे हो, जैसे यहां पे देखो ए बी सी, ये क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज है? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। बी सी ए ये क्या है? क्लॉकवाइज। सी ए क्लॉकवाइज। बी क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज ओरिएंटेशन में जितने भी प्रोडक्ट पॉसिबल हैं उनका वैल्यू इक्वल आएगा। सिमिलरली आप देखो ए डॉट सी क्रॉस बी, लुक एट द डायग्राम। ये जो है ए सी बी, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। बी ए सी, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज? चेक करो, बी ए सी एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। सी डॉट बी क्रॉस ए, सी बी ए एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर आप एंटी क्लॉकवाइज ओरिएंटेशन लेते हैं, जितने भी प्रोडक्ट पॉसिबल है एंटी क्लॉकवाइज में उनका वैल्यू सेम आएगा। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का रिजल्ट बिल्कुल अलग होगा, के माइनस के। बट क्लॉकवाइज में जितने भी प्रोडक्ट पॉसिबल हैं सबका वैल्यू सेम आएगा, और एंटी क्लॉकवाइज में जितने भी प्रोडक्ट पॉसिबल हैं उनका वैल्यू सेम आएगा। मैं सिर्फ ये बोल रहा हूं। क्लियर एवरीवन? यस सर। और ये सेम आना बेसिकली डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टी है। ये जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हमने डिफाइन किया था, इसको डिटर्मिनेंट का फॉर्म में डिफाइन किया था ना हमने। आप लोगों ने स्कूल लेवल में डिटर्मिनेंट का एक प्रॉपर्टी पढ़ा होगा। डिटर्मिनेंट के जो रो और कॉलम को हम इंटरचेंज कर सकते हैं, जैसे फर्स्ट रो सेकंड रो को इंटरचेंज किया। अगर आप नंबर ऑफ इंटरचेंजेस ऑड होते हैं, मतलब आपने एक बार इंटरचेंज किया, 3 बार इंटरचेंज किया, 5 बार इंटरचेंज किया, तो वैल्यू सेम आता है माइनस साइन आता है? माइनस साइन आता है। और अगर आपने 2 बार इंटरचेंज किया, 4 बार इंटरचेंज किया, 6 बार इंटरचेंज किया, तो वैल्यू सेम आता है। तो वही चीज है यहाँ पर, ये जो प्रॉपर्टी है ना वही से है। ए डॉट बी क्रॉस सी और बी डॉट सी क्रॉस, मैं इसकी बात कर लेता हूं। चलो, ए डॉट सी क्रॉस बी एंड बी डॉट ए क्रॉस सी। इसको मैं अगर लिखूं, देखिए ए डॉट
C क्रॉस B, ये एंटी क्लॉकवाइज ओरिएंटेशन में है प्रोडक्ट। इसको अगर आप डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखते हो तो पहले रो में A के कंपोनेंट्स आएंगे A1, A2, A3। दूसरे रो में किसका कंपोनेंट्स आएंगे? सी का। बी का कंपोनेंट। C क्रॉस B है ना। और तीसरे रो में B1, B2, B3। अब डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टी है, अगर आप इवन टाइम्स इंटरचेंज करते हो रोज या कॉलम्स को तो वैल्यू सेम रहता है। यहां पे आप नोटिस कीजिए हमने क्या किया, सेकेंड और थर्ड रो को इंटरचेंज कर दिया। सेकेंड एंड थर्ड रो, सेकेंड थर्ड रो को इंटरचेंज करेंगे तो एक एक्स्ट्रा माइनस आ जाएगा ना, एक बार इंटरचेंज किया तो फर्स्ट रो सेम, सेकेंड और थर्ड रो को इंटरचेंज किया तो एक्स्ट्रा माइनस आ जाएगा, बस एक बार इंटरचेंज किया गया। नाउ फर्स्ट रो और सेकेंड रो को इंटरचेंज करो। फर्स्ट रो और सेकेंड रो को इंटरचेंज करेंगे तो और एक बार माइनस आएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो फर्स्ट रो सेकेंड रो को अगर इंटरचेंज करो तो B1, B2, B3, A1, A2, A3 and third row C1, C2, C3। अब बताइए ये जो डिटर्मिनेंट यहां पे आया ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ही है, किस ऑर्डर में? B डॉट A क्रॉस B डॉट A क्रॉस C। ये भी तो एंटी क्लॉकवाइज ही है ना, ये चीज ऊपर लिखा गया थी A डॉट C क्रॉस B इज इक्वल टू B डॉट A क्रॉस। ये भी प्रूफ कर सकते हो इक्वल आएगा। A डॉट C क्रॉस B इज B डॉट A क्रॉस। ये जस्ट डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टी है। इवन टाइम्स इंटरचेंज करेंगे तो प्लस साइन आएगा, ऑड टाइम इंटरचेंज करेंगे तो माइनस साइन आएगा। क्लियर एवरीवन? यस सर। यस। एंड थर्ड पॉइंट तो कुछ देर पहले एक्सप्लेन किया गया, इफ देयर आर 3 वेक्टर्स A, B, C which are coplanar then their scalar triple product is 0। तीन वेक्टर अगर कोप्लेनर हैं तो उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 आएगा। ठीक है, ये कुछ देर पहले डिस्कस किया, नोट डाउन कर लीजिए। सर बताइए। सर जो पिछले स्लाइड में आप लास्ट नोट लिखवाए ना कि फॉर n डायमेंशनल स्पेस द मैक्सिमम नंबर ऑफ वेक्टर व्हिच कैन फॉर्म अ बेसिस सेट विल बी इक्वल टू n, ये वाला पॉइंट आ नहीं रहा है सर। आ नहीं रहा है मतलब ये पॉइंट समझ नहीं आ रहा है सर। उस जो एक लाइन और बोले हैं कि 3 वेक्टर से अगर ज्यादा वेक्टर है मतलब 4 या 5 या 6 तो वो हमेशा लीनियरली डिपेंडेंट होंगे, मतलब वो बेसिस फॉर्म नहीं करेंगे। वो तो आया समझ में, लेकिन उसके बाद ये लिखा है, ये वाला पॉइंट नहीं समझ आ रहा है। दोनों तो सेम ही तो हैं। n डायमेंशनल स्पेस में मैक्सिमम n बेसिस वेक्टर्स हो सकते हैं, n से ज्यादा नहीं हो सकता। तो सर जब 3 से अधिक पे बेसिस बनाएगा नहीं बेसिस सेट तो फिर वेक्टर्स कैसे बन रहे हैं? वेक्टर्स कैसे बन रहे हैं मतलब? 3 से अधिक वेक्टर बेसिस सेट नहीं बना सकते ना सर? हाँ, क्योंकि वो लीनियरली डिपेंडेंट है। तो n डायमेंशनल स्पेस के लिए मैक्सिमम नंबर ऑफ वेक्टर जो बेसिक सेट बना ले वो n कैसे होंगे? मैक्सिमम 3 ही हो सकते हैं ना, 3 से अधिक तो बनाएंगे ही नहीं बेसिस सेट। अरे भाई 3 वाला तो मैंने 3 डायमेंशनल स्पेस के लिए बताया ना, तो n डायमेंशन होगा तो n नहीं होगा। कितने मैक्सिमम बेसिस वेक्टर बनेंगे वो तो डायमेंशन पे डिपेंड करता है ना। ये चीज तो मैंने बोला 3 डायमेंशन के लिए 3 होगा, 4 डायमेंशन के लिए 4 होगा, n डायमेंशन के लिए n होगा। 3 थोड़ी ना सारे डायमेंशन के लिए होगा, 3 होगा सिर्फ 3 डायमेंशनल स्पेस के लिए। हायर डायमेंशन के लिए 3 क्यों होना जाएगा?
ये तो मैंने बताया अभी 4 डायमेंशन के लिए मैक्सिमम 4 हो सकते हैं, अगर 4 से ज्यादा हुआ तब बेसिस फॉर्म नहीं करेगा। नोट डाउन कर लिया है? यस सर। Next, fourth point in scalar triple product. If any two of three vectors A, B, C are parallel or anti-parallel, then their scalar triple product will be 0. आपके पास 3 वेक्टर्स है A, B, C, इन तीनों में कोई 2 वेक्टर पैरेलल या एंटी पैरेलल है, कोई भी 2, तो उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 होगा। 3 में से कोई भी 2 अगर पैरेलल या एंटी पैरेलल होता है तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 होगा। ये काफी आसानी से आप समझ सकते हो ऐसा क्यों होना चाहिए। सपोज A एंड B आर पैरेलल, कोई भी 2 पैरेलल या एंटी पैरेलल, तो एज्यूम कर लेते हैं A B पैरेलल है। अब ऐसा नहीं है A B को चूज करना है, आप किसी भी 2 को पैरेलल चूज कर सकते हो। अगर A एंड B पैरेलल है देन A क्रॉस B क्या होगा? 0। ये लास्ट क्लास में देखा था, पैरेलल होता है तो क्रॉस प्रोडक्ट 0। अब आप देखिए जब आप स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कैलकुलेट करोगे A डॉट B क्रॉस C, अभी एक प्रॉपर्टी बताया गया A डॉट B क्रॉस C को आप C डॉट A क्रॉस B लिख सकते हैं, जो अभी सेकंड प्रॉपर्टी बताया गया था। नाउ ये जो A क्रॉस B है वो क्या है इस केस में? 0। तो ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? 0। तो 3 में से 2 वेक्टर्स पैरेलल हैं तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या है? 0। या एंटी पैरेलल हो तब भी चलेगा। सपोज किसी केस में, कोई दूसरा केस में बोल रहा हूं, A इज एंटी पैरेलल विथ C। A वेक्टर जो है वो C वेक्टर के साथ एंटी पैरेलल है। एंटी पैरेलल है तब भी क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है? 0। तो A क्रॉस C हो जाएगा 0। नाउ अगर आप स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कैलकुलेट करो A डॉट B क्रॉस C, अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी इसको आप लिख सकते हो B डॉट C क्रॉस A। आप यहां पे बताइए A क्रॉस C अगर 0 है तो C क्रॉस A भी क्या होगा? 0 ही होगा। तो ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 आ गया। तो 3 वेक्टर में से कोई भी 2 अगर पैरेलल या एंटी पैरेलल होता है तो उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 ही आएगा। क्लियर एवरीवन? यस सर। तो हमने स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज पढ़े। नेक्स्ट हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के रिलेटेड कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, जो कैसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जा सकते हैं कुछ डिस्कस करेंगे। नोट डाउन कर लिया है? यस सर। नो सर। Excuse me, sir.
सर एक बार बताइए। क्लास के एंड में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक सेंड कर देना प्लीज। ओके, डन सर। let's try this question. स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट पार्ट से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आराम से। आसान क्वेश्चन है, कौन सा कॉन्सेप्ट यूज होगा ये आइडेंटिफाई करना इंपॉर्टेंट है जस्ट। क्वेश्चन है, देखिए बेसिकली क्या बोला गया है, तीन वेक्टर्स गिवन है v1 v2 v3। अल्फा एक अननोन पैरामीटर है, i कैप j कैप k कैप आर द स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर एंड दिस सर इसमें वेक्टर्स विल बी डिटरमिनेंट सॉल्व लीनियरली। करेंगे। सर डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे ना। लेट मी कंप्लीट द स्टेटमेंट ना भाई, सॉल्व कर लिया समझ में आता है, थोड़ा तो वेट कर लो। माना कि आप कॉलेज में नहीं बैठे हुए हो, मैं कॉलेज का प्रोफेसर नहीं हूं जो आप लोगों का अटेंडेंस का मार्क्स काट लूंगा, आपके प्रैक्टिकल में नंबर्स कम दे दूंगा, और थोड़ा तो डेकोरम मेंटेन करके चलो। तो v1 v2 v3 तीन वेक्टर्स हैं, ये तीनों है लीनियरली डिपेंडेंट। तो अल्फा का वैल्यू क्या है? तो लीनियरली डिपेंडेंट होने का मतलब इन तीनों का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या है? 0 आएगा। तो v1 डॉट v2 क्रॉस v3 दिस विल बी 0, और ये कंडीशन अप्लाई करके आपको अल्फा का वैल्यू मिलेगा। इसको हम डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख सकते हैं। फर्स्ट रो में v के कंपोनेंट्स आएंगे 2 0 3, v2 कंपोनेंट्स होंगे 1 2 2, एंड v3 कंपोनेंट्स है 5 1 अल्फा। दिस डिटर्मिनेंट विल बी 0। नाउ जस्ट डिटर्मिनेंट ब्रेक कीजिए, वहां से आपको अल्फा का वैल्यू पता चलेगा, और यही पूछा गया है। प्लीज चेक क्या आ रहा है आंसर। ए आएगा सर 31/4। ए आएगा सर। राइट, अल्फा इज इक्वल टू 31/4। फर्स्ट ऑप्शन। इसी पार्ट में डाउट है एनीवन? दिस वन? सर मैं थोड़ा सा डाउट ये है ना कि जैसे नहीं 3 भाग कर रहा है और तीनों को हम लोग मतलब 2 को क्रॉस प्रोडक्ट 1 को डॉट प्रोडक्ट करके हम लोग इसको मतलब फाइंड आउट कर ले रहे हैं, या प्रॉपर्टी हम लोग पढ़े। क्या हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि 2 को वन टाइम में हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे और उससे जो एक रिजल्टेंट वेक्टर आएगा फिर उसको हम लोग थर्ड के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करके हम लोग करें? वो दूसरा वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है, उससे हम डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट नहीं बता सकते। ओके सर, बट यहाँ जैसे यहाँ वैल्यू फाइंड ए का करना था वैसे भी तो किया जा सकता था ना। लेकिन वो 0 होगा इसका गारंटी कौन दे रहा है? यस सर। कैलकुलेट तो हम कुछ भी कर सकते हैं, बट 0 आएगा ये कंडीशन तो सिर्फ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के लिए है ना। ओके सर। तो मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं। प्लीज ट्राई दिस क्वेश्चन।
क्वेश्चन में पूछा गया है द इक्वेशन ऑफ द प्लेन दैट कंटेन्स पी क्यू आर इज इक्वल टू, 3 पॉइंट्स गिवन है, पी क्यू आर, ये जिस प्लेन में लाई करते हैं उस प्लेन का इक्वेशन पता करना है। देखो इस क्वेश्चन को आप 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक तरीका है 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अगर आपने स्कूल लेवल में मैथमेटिक्स में या बीएससी में मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा तो उसमें इसका डायरेक्ट फॉर्मूला आता है। मेथड 1, सपोज आपके पास 3 पॉइंट्स है, x1 y1 z1, फर्स्ट पॉइंट P, सेकंड पॉइंट Q, x2 y2 z2, एंड थर्ड पॉइंट R, x3 y3 z3। और आपको पूछा गया इक्वेशन ऑफ द प्लेन कंटेनिंग दिस 3 पॉइंट। सो इक्वेशन ऑफ द प्लेन होता है जिसमें ये 3 पॉइंट रहेंगे, इक्वेशन ऑफ द प्लेन it is determinant x minus x1, y minus y1, z minus z1, second row x2 minus x1, y2 minus y1, z2 minus z1, एंड थर्ड रो में होगा x3 माइनस x1, अगर में पढ़ा होगा तो ये याद आ गया फॉर्मूला, 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये फॉर्मूला होता है, दिस डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0। इसी से आपको इक्वेशन ऑफ द प्लेन कंटेनिंग पी क्यू आर मिल जाएगा। तो एक तो है अगर आपको फॉर्मूला याद है तब तो वेक्टर यूज करने का कोई जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज करो, आपको प्लेन का इक्वेशन मिल जाएगा। क्वेश्चन में क्या गिवन है, लुक एट द पॉइंटर, x1 y1 z1, x2 y2 z2, x3 y3 z3, ये क्वेश्चन में दिया गया है, इसमें रिप्लेस कीजिए, आपको इक्वेशन मिल जाएगा। ना फॉर्मूला अगर याद नहीं है तब भी आप स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में यूज कर सकते हैं। और ऊपर जो ये फॉर्मूला लिखा गया है ये काफी आसानी से आप स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट यूज करके डिराइव कर सकते हैं, इतना मुश्किल नहीं है। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट यूज करके सेम यही फॉर्मूला आप डिराइव भी कर सकते हैं अगर याद नहीं है तो, ठीक है। क्या मेथड है देखिए, 3 नोन पॉइंट्स है और ये जिस प्लेन में है उसका इक्वेशन पूछा गया है। सपोज द प्लेन लुक्स लाइक दिस, कुछ एक मान लीजिए जिस प्लेन का इक्वेशन हमें पता करना है वो ये प्लेन है, इसमें 3 पॉइंट्स है पी क्यू आर, पी क्यू आर, ये तीनों क्वेश्चन में गिवन है, इसका कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जिस प्लेन का इक्वेशन आपको पता करना है उस प्लेन में एक आर्बिट्ररी पॉइंट टी एज्यूम कर लीजिए, इसका कोऑर्डिनेट है x, y, z। तो क्वेश्चन में 3 पॉइंट्स गिवन है, जिस प्लेन का इक्वेशन आपको पता करना है उस प्लेन में आपने एक पॉइंट एज्यूम कर लिया जिसका कोऑर्डिनेट है x, y, z, कोई भी आर्बिट्ररी पॉइंट हो सकता है, ठीक है। नाउ आप क्या करेंगे, लिसन इट केयरफुली, जो 3 नोन पॉइंट्स हैं पी क्यू आर, इन तीनों में से कोई भी एक आप चूज कर सकते हैं, पी क्यू आर, इन तीनों में से कोई भी एक पॉइंट चूज कर लीजिए और बाकी तीनों से कनेक्ट कर दीजिए।
सपोज हमने P चूज किया, इसको R से कनेक्ट करेंगे, Q से कनेक्ट करेंगे एंड T से कनेक्ट करेंगे। तो जो नोन पॉइंट्स हैं उनमें से कोई एक चूज कर लीजिए। आप P भी चूज कर सकते हो, Q भी चूज कर सकते हो, R भी चूज कर सकते हो और बाकी तीनों से कनेक्ट कर दो। अब ये कनेक्ट करने का फायदा क्या हुआ, देखिए आपको 3 वेक्टर्स मिले, PQ, PT एंड PR। ये जो 3 वेक्टर्स हैं PT, PQ एंड PR, ये तीनों सेम प्लेन में है या डिफरेंट प्लेन में है? सेम प्लेन। सेम प्लेन। और जिस प्लेन का इक्वेशन हमें पता करना है वही प्लेन तो है। तो दिस 3 वेक्टर्स लाइज इन द सेम प्लेन, जिस प्लेन का इक्वेशन हमें पता करना है। अगर ये 3 सेम प्लेन में है तो इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होगा? 0। तो PT डॉट PQ क्रॉस PR इट विल बी 0। ये कंडीशन अप्लाई करेंगे तब भी आपको प्लेन का इक्वेशन पता चल जाएगा। जो मेथड 1 में फॉर्मूला लिखा गया है ना, वो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का यूज करके ही आता है। यहां से भी डिराइव कर सकते हैं। ये PT, PQ, PR इसका जनरल फॉर्म लिख के जब आप स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कैलकुलेट करेंगे तो यही डिटर्मिनेंट आएगा। सर ऊपर में भी तो कुछ ऐसा ही किया है ना हम लोगों ने, एक ही बात। उसको अलग कौन से सा? वेक्टर करने, ऊपर मेथड 1 में उसको अलग से वेक्टर करने की जगह आपने डायरेक्टली उन दोनों पॉइंट्स का डिफरेंस ले लिया है ताकि वेक्टर का बस कोफिशिएंट मिल जाए, मतलब वो बिल्कुल। जो IJ के कंपोनेंट में। इसमें हमने वेक्टर का कुछ ना यूज करके डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा है, और ये जो वेक्टर वाला कॉन्सेप्ट से इससे भी सेम फॉर्मूला ही आता है। तो फॉर्मूला याद है तो डायरेक्ट यूज करो, याद नहीं है तो वेक्टर का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। सर बताइए। सर मैंने जैसे किया है कि सर वहां से PQR के सर हेल्प से नॉर्मल वेक्टर निकाल दिए हैं, अब फिर दूसरा इक्वेशन AX प्लस BY प्लस CZ प्लस कौन सा नॉर्मल वेक्टर कैलकुलेट कर रहे हो आप? किसका ऊपर नॉर्मल? प्लेन के ऊपर नॉर्मल सर PQR के सर हेल्प से निकाल सकते हैं ना? कैसे निकाल सकते हैं मुझे? कौन किसके ऊपर नॉर्मल कैलकुलेट कर रहे हो? सर प्लेन के ऊपर जो प्लेन का इक्वेशन पता है आपको? प्लेन का इक्वेशन पता है आपको? तो नॉर्मल कैसे कैलकुलेट करोगे? सर आर्बिट्रेरी इक्वेशन AX प्लस BY प्लस CZ प्लस कुछ के इक्वल 0 कुछ होता है, वहां से सर नॉर्मल कैसे कैलकुलेट किया? सर PQ और PQ एक वेक्टर लिखे हैं, QR एक वेक्टर लिखे हैं, दोनों को क्रॉस करें, क्रॉस प्रोडक्ट। फिर क्या करेंगे? फिर सर जो इक्वेशन अभी बोले हैं इक्वेशन में सर पुट करके एक जो आर्बिट्रेरी है पॉइंट उसको निकाल लेंगे। आर्बिट्रेरी पॉइंट कैसे निकालेंगे? ABCD ABCD का वैल्यू कैसे कैलकुलेट करोगे? सर PQR का कोई एक वैल्यू सर उसमें रख देंगे, वहां से निकल जाएगा। एक पॉइंट से 4 ABCD चारों पता चल जाएगा। तो नॉर्मल ड्रॉ करने का फायदा क्या हुआ? जब आपने नॉर्मल ड्रॉ किया, PQ क्रॉस किया, इसका फायदा क्या हुआ? सर भाई कुछ भी कैलकुलेट करोगे उसका पीछे कोई रीजन तो होना चाहिए ना। आप एक तरफ नॉर्मल कैलकुलेट कर रहे हो, फिर आप बोल रहे हो आर्बिट्ररी यूज करके उसमें पॉइंट रख देंगे, तो नॉर्मल क्यों कैलकुलेट किया? कुछ रीजन तो होना चाहिए, कुछ भी कैलकुलेट कर देंगे जो कहीं पे कुछ आंसर मैच कर जाए तो। जो इक्वेशन सर होता है AX प्लस BY प्लस CZ प्लस K इक्वल 0 होता है ना इक्वेशन, उसमें सर ABC जो होता है वो नॉर्मल होता है, तो हमें नॉर्मल चाहिए। ABC नॉर्मल होता है मतलब? जैसे R वेक्टर डॉट n कैप इक्वल 0 लिखते हैं ना। R वेक्टर क्या है? सर जब
इक्वेशन ऑफ प्लेन लिखते हैं तो आर वेक्टर डॉट एन इक्वल 0 लिखते हैं ना। आर वेक्टर क्या है? आर्बिट्रेरी कोई भी पॉइंट सर उस पर प्लेन पर उसका पोजीशन वेक्टर। और एन कैप क्या है? इसका नॉर्मल प्लेन के ऊपर नॉर्मल जो होता है उसका यूनिट वेक्टर। आप थोड़ा अच्छे से पढ़ के आइए आर वेक्टर है क्या। ठीक है, आर वेक्टर किसी भी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है, वो नॉर्मल के साथ उसका डॉट प्रोडक्ट 0 बन जाएगा। क्या बोल रहे हो? पढ़ के आप सही से पढ़ के आइए, जहां से भी आपने पढ़ा है अपने इक्वेशन सही से याद रखा है, बट आर वेक्टर होता क्या है वो गलत आपने याद रखा है। वो एक बार पढ़िए आर वेक्टर है क्या। आर वेक्टर इज नॉट द पोजीशन वेक्टर ऑफ एनी पॉइंट। सर यहाँ पे हाँ तीन बताइए के बताइए। सर 3 के जगह यहाँ पे 4-5 पॉइंट्स भी रहते तब भी हम सेम मेथड यूज करते क्या? बिल्कुल सेम मेथड यूज करते। हमें इक्वेशन के लिए सिर्फ 3 पॉइंट का रिक्वायरमेंट है, ज्यादा देगा तो कोई फायदा ऐसा है। हाँ सर। ठीक है, मिनिमम 3 पॉइंट से काम चल जाएगा। तो फिर सर इस प्रोडक्ट को हम लोग लिख कैसे सकते हैं? पी मतलब पीटी वेक्टर लिखे हैं डॉट पीक्यू वेक्टर, हाँ तो पीटी वेक्टर पीक्यू वेक्टर तो लिख सकते हैं ना सर। उसको 3 या 4 वेक्टर रहेंगे तो फिर कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे इसी एक्सप्रेशन को? आप 2 पॉइंट पता है तो आप मुझे बताएंगे थोड़ा। 2 पॉइंट है तो वेक्टर लिखते कैसे हैं? सपोज पी वेक्टर क्वेश्चन में दिया गया है 2 - 1 1 और टी वेक्टर है x y z। पीटी वेक्टर क्या होगा? x -2 दोनों को y माइनस +1 z -1। तो कितने भी वेक्टर रहेंगे तरीका तो यही होगा ना वेक्टर लिखने का। मैं सर वो नहीं पूछ रहा हूँ सर। जैसे मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो यहाँ 3 वेक्टर थे तो हम लोग इस मतलब इस प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं। अगर 4 वेक्टर 5 वेक्टर होंगे तो फिर हम लोग कैसे एक्सप्रेशन को लिखेंगे? तो ये मैंने क्या बताया, 4-5 वेक्टर अगर होते भी है हम यूज तो 3 का ही करेंगे ना। ओके सर। बाकी का तो जरूरत ही नहीं है हमें, 3 से ही काम चल जाएगा। 4-5 यूज करने का जरूरत क्या है? सर बताइए। इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हैं, 3 पॉइंट्स दे रखे हैं हमारे पास, प्लेन पे लाई कर रहे हैं, तो जो 4 हमारे पास ऑप्शन दे रखे हैं उनमें से वो पॉइंट को पुट करके दे लें, जो सेटिस्फाई करेगा इक्वेशन वही हो जाएगी प्लेन की इक्वेशन। अगर 2 ऑप्शन सेटिस्फाई करे तो 2 ऑप्शन सेटिस्फाई करें, तीनों पॉइंट को नहीं करेंगे ना सर फिर वो। अगर सपोज क्वेश्चन को एनएटी फॉर्म में पूछा जाए तो? किस फॉर्म में सर? एनएटी न्यूमेरिकल आंसर टाइप। फिर तो सर ये निकालना ही पड़ेगा। तो इसलिए मेथड बता रहे हैं ना। पीक्यू वेक्टर क्या होगा? पी और क्यू क्वेश्चन में दिया गया है, कैलकुलेट कीजिए पीक्यू वेक्टर। जो आप मेथड बता रहे हो पॉइंट पुट करके मेथड से बिल्कुल कर सकते हैं, बट एनएटी वाले क्वेश्चंस में अगर पूछ लिया जाए तो ऑप्शन तो होंगे नहीं, इसलिए एग्जैक्ट मेथड भी पता होना चाहिए। तो पीक्यू वेक्टर देखिए आएगा, बताइए। एंटी वाले क्वेश्चन में सर ये इक्वेशन लिखवा के देखते हैं क्या? वो तो किसी भी फॉर्मेट में पूछ सकते हैं ना। इक्वेशन क्यों ऐसा पूछ लिया गया, आप ऐसे मान के चलो क्वेश्चन में पूछ लिया गया प्लेन का इक्वेशन होगा 11x + 5y + 13z इक्वल टू समथिंग, कुछ ऐसा पूछ लिया गया, मतलब कोई कोएफिशिएंट पूछ लिया गया पर्टिकुलर। पूरा इक्वेशन नहीं पूछेंगे, इक्वेशन में कोई कोएफिशिएंट पूछ लिया गया, हो सकता है ना सर। यस सर हो सकता। वो तो क्वेश्चन फ्रेमवर्क करने वाले की मर्जी है। पीक्यू वेक्टर कैलकुलेट करेंगे तो i कैप + 3j कैप - 2k कैप होगा। एंड व्हाट इज पी आर वेक्टर? एवरीवन प्लीज कैलकुलेट। पी और आर क्वेश्चन में दिया गया है -3i + 4j + k -3i राइट + 4j + k + 4j + k + k राइट। तो इन तीनों का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 आएगा बिकॉज ये कोप्लेनर है। तो पी टी क्रॉस सॉरी डॉट पी क्यू क्रॉस पी आर
इसको डिटर्मिनेंट के फॉर्म में अगर आप लिखते हो तो फर्स्ट रो में आएगा x माइनस 2 y प्लस 1 एंड z माइनस 1, pq 1 3 minus 2 minus 3 plus 4 1. This determinant will be equal to 0. Now determinant को ब्रेक कीजिए, आपको इक्वेशन ऑफ द प्लेन मिल जाएगा। ऑप्शन ए। 11x plus 5y plus 13z equal to 30. First option is correct. जस्ट डिटर्मिनेंट को ब्रेक कीजिए, यह आएगा। जो मेथड 1 में फॉर्मूला बताया गया था उससे भी कैलकुलेट करेंगे तो बेसिकली यही डिटर्मिनेंट आएगा, और डिटर्मिनेंट को ब्रेक करेंगे तो ये इक्वेशन -5y होना चाहिए सर। चेक कीजिए, +5y आएगा। डिटर्मिनेंट जब ब्रेक करते हैं तो यहां पर भी एक माइनस आता है, फिर कैलकुलेट करो +5y आएगा। यस। दोनों मेथड क्लियर है एवरीवन? यस यस सर। ओके। सर ऐसे किसी पॉइंट के रेस्पेक्ट में क्वेश्चन वेक्टर निकालें और फिर आ जाएगा सर तीनों चारों में से। रिपीट कीजिए क्वेश्चन। क्या सर जैसे पीडी वेक्टर, पीक्यू वेक्टर और पीआर वेक्टर निकाला गया है, ऐसे ही अगर टी के रिस्पेक्ट में वो निकालता है क्वेश्चन वेक्टर सारे पॉइंट्स का, तो उनका क्रॉस नहीं, प्रोडक्ट जो सेम आएगा? जो नोन पॉइंट्स हैं उनके रिस्पेक्ट में निकालना पड़ेगा। जो 3 नोन, जो गिवन पॉइंट्स है ना 3, उनमें से कोई एक चूज करना है और उसके रिस्पेक्ट में वेक्टर्स कैलकुलेट करना है। अपने टी बोला ना, टी तो अननोन पॉइंट है, वो तो आपने एज्यूम किया है ना। जो नोन पॉइंट्स हैं उनके रिस्पेक्ट में कैलकुलेट करेंगे, तब आपको आंसर, करेक्ट आंसर मिलेगा। ओके, So once again, previous slide. Okay sir. तो मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं। सर 5 पॉइंट्स हो तो लास्ट के 3 पॉइंट से भी इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा? बिल्कुल, कोई भी 3 लेंगे और एक आर्बिट्ररी पॉइंट टी लेंगे। अगर आप 3 से ज्यादा पॉइंट क्वेश्चन में दिए रहते हैं तो आप 3 नोन पॉइंट्स लीजिए और एक आर्बिट्ररी पॉइंट ले लीजिए और उससे कैलकुलेशन कीजिए। एनीथिंग एल्स इन दिस? ओके, तो आफ्टर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट वी विल डिस्कस अबाउट वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट मतलब जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो एक वेक्टर क्वांटिटी आएगा, A क्रॉस B क्रॉस C। तो B क्रॉस C एक वेक्टर क्वांटिटी है, B क्रॉस C के साथ A का क्रॉस प्रोडक्ट कैलकुलेट करेंगे तो एक नया वेक्टर आएगा। तो जो फाइनल रिजल्ट है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए इसको वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट बोला जाता है। तो A क्रॉस B क्रॉस C, इसको आप लिख सकते हैं B इंटू A डॉट C माइनस C इंटू A डॉट B। तो A क्रॉस B क्रॉस C, इसका फॉर्मूला ये होगा। अब जैसे बताया गया ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इस वेक्टर क्वांटिटी का एक मैग्नीट्यूड होगा, एक डायरेक्शन होगा। अब इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा वो तो ABC का एक्चुअल एक्सप्रेशन क्या है उस पर डिपेंड करता है, बट A क्रॉस B क्रॉस C इसके डायरेक्शन के बारे में हम कुछ स्टेटमेंट दे सकते हैं, जिसका डायरेक्शन इस तरफ होगा। ठीक है, मैग्नीट्यूड तो कैलकुलेट करना पड़ेगा, बट डायरेक्शन के बारे में थोड़ा बहुत कमेंट हम कर सकते हैं। वही चीज यहां पे लिखा गया, A क्रॉस B क्रॉस C is a vector which is perpendicular to A and lies in the plane of B and C.
जो ए क्रॉस बी क्रॉस सी है वो ए वेक्टर के साथ परपेंडिकुलर होगा एंड इट विल लाई इन द प्लेन ऑफ बी एंड सी। अब ऐसा कैसे बोल रहे हैं, देखिए यहां पर पहले तो क्रॉस प्रोडक्ट का एक कॉन्सेप्ट यूज किया जाएगा। कौन सा कॉन्सेप्ट? सपोज आपने दो वेक्टर्स लिए P एंड Q और इनका क्रॉस प्रोडक्ट कैलकुलेट किया एंड इसका डायरेक्शन आ गया इन कैप। कुछ कैलकुलेट किया आपने और इसका डायरेक्शन को हमने लिख दिया इन कैप। अब बताइए जो इन कैप है ये क्या P वेक्टर और Q वेक्टर के साथ परपेंडिकुलर नहीं होगा? होगा सर। होगा सर। ये तो क्रॉस प्रोडक्ट में हमने पढ़ा था, P के साथ भी परपेंडिकुलर होगा और Q के साथ भी परपेंडिकुलर होगा। ये कॉन्सेप्ट हम यहां पे यूज कर सकते हैं। देखिए कैसे, हमारे पास है A क्रॉस B क्रॉस C। यहां पे आप देखिए ये P वेक्टर क्रॉस B क्रॉस C इस Q वेक्टर, ये P क्रॉस Q फॉर्मेट का है। तो ये जो A क्रॉस B क्रॉस C आएगा ये किसके किसके साथ परपेंडिकुलर होगा क्रॉस प्रोडक्ट के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग? एक ऐप के साथ और एक बी क्रॉस सी के साथ, राइट? परपेंडिकुलर टू A एंड परपेंडिकुलर टू B क्रॉस C। A के साथ परपेंडिकुलर होगा एंड B क्रॉस C के साथ परपेंडिकुलर होगा। जैसे हमें बोला गया था P Q दोनों के साथ परपेंडिकुलर होगा, तो P क्या है A, Q क्या है B क्रॉस C। तो A के साथ भी परपेंडिकुलर है, B क्रॉस C के साथ भी परपेंडिकुलर है। तो यहां पे देखो यही तो लिखा गया है परपेंडिकुलर टू A। तो परपेंडिकुलर टू A कैसा है, क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now second part, this vector A cross B cross C lie in the plane of B vector and C vector. अब आप मुझे बताइए, ये कुछ देर पहले जो कोप्लेनर वाला पार्ट हमने पढ़ा था ना उससे रिलेटेड है। If R vector is written like this, M into P vector plus N into Q vector। R एक वेक्टर है, उसको आपने P और Q के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा। R वेक्टर को P और Q के लीनियर कॉम्बिनेशन में हम कब लिख पाते हैं? मैं थोड़ा पीछे जाता हूं तो ये समझने में आसानी होगी। ये वाला जो पार्ट डिस्कस किया था, डिपेंडेंट जो सर कोप्लेनर तीनों वेक्टर, ए वेक्टर को आप B और C के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख पाते हैं कब? जब ये तीनों सेम प्लेन में हो। डिपेंडेंट है मतलब ये सेम प्लेन में होना चाहिए। यही फॉर्मेट तो वहां पर भी है जो लिखा मैंने, दिस। तो आर वेक्टर को P वेक्टर Q वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखने का मतलब है आर वेक्टर लाइज इन द प्लेन ऑफ P वेक्टर एंड Q वेक्टर। ये कोप्लेनर है, आर P Q कोप्लेनर है। P वेक्टर Q वेक्टर जिस प्लेन में है आर वेक्टर भी उसी प्लेन में होगा। ये ऑलरेडी हमने कोप्लेनर वाले पार्ट में डिस्कस किया। इसी कॉन्सेप्ट को हम यहां पे यूज करेंगे। देखिए जो यहां पे वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट हम कैलकुलेट कर रहे हैं, A क्रॉस B क्रॉस C, A क्रॉस B क्रॉस C। अब आप देखो जो फॉर्मूला ऊपर लिखा गया है दिस वन, इसमें A डॉट C स्केलर है या वेक्टर है? स्केलर। स्केलर। और यहां पर माइनस A डॉट B
स्केलर है या वेक्टर है? स्केलर। स्केलर। और साथ में जो बी और सी है वो वेक्टर है, तो इसको आप लिख सकते हैं m इंटू बी वेक्टर प्लस n इंटू सी वेक्टर। माइनस को भी n के अंदर एडजस्ट कर लिया गया। तो देखिए a क्रॉस b क्रॉस c एक वेक्टर है, और उस वेक्टर को b वेक्टर और c वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा गया है। और लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखने का मतलब ये सेम प्लेन में ही तो होंगे ना। यस सर। तभी आप ऐसे लिख सकते हैं। तो यहां से हम बोल सकते हैं दिस वेक्टर लाइज इन द प्लेन ऑफ बी एंड सी, जो ऊपर लिखा गया है। बिकॉज इस वेक्टर को आप बी वेक्टर और सी वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। ये पॉइंट है, लाइज इन द प्लेन ऑफ बी एंड सी। जब सेम प्लेन में होगा तब ऐसे लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना पॉसिबल होता है। तीनों वेक्टर को प्लेन होगा। कौन से वेक्टर? ए बी सी। यस। ए बी सी अगर कोप्लेनर भी हैं तब भी आप ये लिख सकते हैं। अगर ए बी सी कोप्लेनर हैं तो इनका जब आप क्रॉस प्रोडक्ट कैलकुलेट करोगे वो भी उसी प्लेन में होगा जिस प्लेन में तीनों वेक्टर हैं। सर ये जरूरी होना चाहिए क्या कि तीनों को प्लेन में? नहीं, प्लेन में है। नहीं, एबीसी का सेम प्लेन में होना जरूरी नहीं है। मैंने कहीं पे नहीं बोला है एबीसी सेम प्लेन में है। यहाँ पे बोला गया है ए क्रॉस बी क्रॉस सी, जो पूरा एक वेक्टर आएगा ना ये कैलकुलेट करके, ये वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर के प्लेन में होगा। ए बी सी इन तीन वेक्टर्स का सेम प्लेन में होना जरूरी नहीं है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट ये जो पूरा रिजल्ट आएगा, ये जो पूरा एक वेक्टर आएगा वो बी वेक्टर सी वेक्टर जिस प्लेन में है उसी प्लेन में होगा, ये हम बोल सकते हैं। ठीक है, ठीक है। यस सर। तो मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं। सर नहीं लिखे सर। सर ये किसी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर सकता है क्या? रिपीट कीजिए क्वेश्चन। सर जैसे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो था तो पैरेलल पाइप का वॉल्यूम हम देखते थे ना उससे। नहीं नहीं, ये वॉल्यूम से कुछ कनेक्टेड नहीं है। मतलब डायमेंशंस अगर चेक करें तो मतलब अगर हम कोई भी लाइन एलिमेंट या कुछ भी डाल रहे हैं, मतलब वो पोजीशन वेक्टर्स डाल रहे हैं, तो सब तो सर ये करेंगे ना, किसी वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करेंगे ना, यूनिट तो आएंगे उसकी। वॉल्यूम क्या वेक्टर क्वांटिटी होता है? नहीं सर, हाँ ये भी है ना, वॉल्यूम से कनेक्टेड तो होगा नहीं ये बिल्कुल। बस वॉल्यूम वेक्टर क्वांटिटी नहीं होता, ये वेक्टर क्वांटिटी। सर इसका यूज क्या है सर? ए क्रॉस बी क्रॉस सी। देखो ऐसा होता है ना, इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म में बहुत सारी जगह पे ऐसे प्रोडक्ट्स भी आएंगे। ये सारे चीज जो हम पढ़ रहे हैं वो सबका एप्लीकेशन इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म में कहीं ना कहीं पे ऐसे कैलकुलेशंस तो आते ही इस टाइप के प्रोडक्ट्स के। सर हो गया ये? मुझे और 2 पॉइंट बताने हैं। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट तो खत्म हो जाएगा, 2 पॉइंट बताएंगे। सर पहले बता दीजिए, फिर उसके बाद हम पूछ। नोट डाउन कर लिए? यस सर। So 2 important points related to vector triple product. First one, A cross B cross C and A cross B cross C, ये दोनों क्वांटिटीज इक्वल नहीं होता।
ये दोनों क्वांटिटीज इक्वल नहीं होते हैं, ये समझने का सबसे आसान तरीका है ये वेक्टर किस प्लेन में है, किस डायरेक्शन में है, ये चेक करना। जैसे अभी हमने कुछ चीजें पढ़ी थी, किसके साथ परपेंडिकुलर होगा, किस प्लेन में लाई करेगा। जो लेफ्ट हैंड साइड में वेक्टर है ये किसके साथ परपेंडिकुलर होगा, ए के साथ। तो दिस विल बी परपेंडिकुलर टू ए। एंड ये किस प्लेन में होगा, बी क्रॉस सी, बी एंड सी के प्लेन में। इट लाइज इन द प्लेन ऑफ बी वेक्टर एंड सी वेक्टर। बी वेक्टर सी वेक्टर जिस प्लेन में है उस प्लेन में हो। और राइट हैंड साइड में जो क्वांटिटी है ये बताइए किसके साथ परपेंडिकुलर होगा, सी वेक्टर के साथ, सी के साथ। इट विल बी परपेंडिकुलर टू सी वेक्टर। और किस प्लेन में होगा ये, ए एंड बी, ए एंड बी। इट लाई इन द प्लेन ऑफ ए एंड बी। तो आई थिंक यहां से आइडिया तो हो गया होगा जी, ये दोनों सेम वेक्टर तो नहीं होंगे इन जनरल। एक परपेंडिकुलर टू ए है, दूसरा परपेंडिकुलर टू सी है, और दोनों डिफरेंट प्लेन में लाई करते हैं इन जनरल। क्लियर पॉइंट? ठीक है। या आप कोई भी तीन वेक्टर लेके ये वेरीफाई भी कर सकते हैं। इन जनरल ये ट्रू नहीं है, बिकॉज एक परपेंडिकुलर टू ए है, दूसरा परपेंडिकुलर टू सी है। सेकंड इंपॉर्टेंट रिजल्ट, ए क्रॉस बी क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस सी क्रॉस ए प्लस सी क्रॉस ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 0। इन तीनों का सम जो है वो 0 होता है। और यहां पर जो प्रोडक्ट किया गया है ये क्लॉकवाइज ओरिएंटेशन है, एंटी क्लॉकवाइज है, ए बी सी ए सी ए बी। तो इन तीनों को ऐड करेंगे तो ये 0 आएगा। ये भी काफी आसानी से आप समझ सकते हो, जस्ट आपको वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का फॉर्मूला यूज करना है। जो फर्स्ट टर्म है उसके फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं आप, देखो बी डॉट बी इंटू ए डॉट सी माइनस सी इंटू ए डॉट बी। जो सेकंड टर्म है उसको आप देखिए लिख सकते हैं सी इंटू बी डॉट ए माइनस ए इंटू बी डॉट सी। जस्ट वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का जो फॉर्मूला बताया गया था उसके अकॉर्डिंग हम लिख रहे हैं। ए जस्ट इंटू हो गया, नॉट डॉट। ऐसे ही जो थर्ड टर्म है उसमें वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का फॉर्मूला यूज करो। यह आएगा ए इंटू सी डॉट बी माइनस बी इंटू सी डॉट ए। तीनों टर्म को अगर आप ऐड करते हैं तो देखिए बी इंटू ए डॉट सी माइनस बी इंटू सी डॉट ए, ये दोनों कैंसिल कर जाएंगे। सी इंटू ए डॉट बी एंड सी इंटू बी डॉट ए कैंसिल कर जाएगा, एंड दिस ये भी कैंसिल कर जाएगा। तो सारा कैंसिल करके ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 0। तो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का अगर आप डेफिनेशन यूज करो, उसका जो फॉर्मूला बताया गया था उससे काफी आसानी से आप ये चेक कर सकते हैं ये 0 है। और ये 0 स्केलर है या वेक्टर है, वेक्टर वेक्टर है, ध्यान रखिएगा। बिकॉज ये वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है तो रिजल्ट जो है वो 0 वेक्टर या नल वेक्टर। तो आज का लेक्चर यहीं पे स्टॉप करते हैं। किसी को कोई डाउट है तो प्लीज आस्क। सर ये इसका असाइनमेंट कब मिलेगा? हाँ सेंड किया जाएगा। सर जैसे हमने अभी बोला कि बी क्रॉस सी और
ए, मतलब ए हम कहीं पे भी चूज कर सकते हैं, मतलब प्लेन में भी चूज कर सकते हैं बी और सी के, या फिर अदर देन सर अगर हम ए को ऐसे चूज करते हैं ना कि वो बी क्रॉस सी के डायरेक्शन में हो जाए बिल्कुल, तब सर क्या होगा सर? स्केलर सॉरी वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट सर, स्केलर हाँ, तो वो सेम फॉर्मूले से कैलकुलेट कर लेंगे सर तब तो मतलब जीरो हो जाएगा ना, क्योंकि जीरो ए कैसे जो है आएगा? जरूर नहीं जो है आएगा सर, ना। आप नहीं, देखो ए बोल रहे हो बी और सी के परपेंडिकुलर में है ना, बी क्रॉस सी के परपेंडिकुलर सर, मतलब बी क्रॉस सी के डायरेक्शन में। हाँ तो ए और बी क्रॉस सी के डायरेक्शन में है। हाँ जी सर। हाँ तो उस केस में तो जीरो हो जाएगा बिकॉज वो पैरेलल बन गए ना। ओके सर। बिकॉज ए और बी क्रॉस सी का डायरेक्शन अगर सेम है तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट तो जीरो बनेगा, पैरेलल बन गया ना, पैरेलल या एंटी पैरेलल जो भी। एंटी पैरेलल भी है। ठीक है Sir, here A is in direct multiplication, simple multiplication with C and B vector. रिपीट कीजिए, क्वेश्चन समझ में नहीं है। That thing which you written in green color, that is that A is in simple multiplication with C vector dot B vector. Right. This is simple. This is vector and this is a number only. Okay. Just like 2A. Simple multiplication. सर बताइए। सर जो मैंने प्लेन का इक्वेशन निकाला था सर टेलीग्राम पर, सर विदा करें थोड़ा देख लीजिए, भेजे सर। वेट कीजिए थोड़ा। A, B, C are 3 points, then each pair of the vectors A, B, B, C, A, B, B, C. Then A, B, A, C is a pair of each pair of the vector. Equality of 3 points. Linear, this ठीक है, x y z नॉन जीरो साइमल्टेनियसली। हाँ क्या दिक्कत है इसमें? सर ये चीज क्या डाउट है? कौन सा पार्ट समझ में नहीं है? x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल जीरो से क्या? x प्लस वाई प्लस जेड अगर जीरो होगा उस आप चेक करो ना, ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर को कंपोनेंट के फॉर्म में लिखो और दोनों तरफ कंपोनेंट कंपेयर करो क्या आ रहा है। सपोज आपने ए बी सी को चूज कर लिया कुछ, यस सर। वेक्टर ले लो और दोनों तरफ कंपोनेंट कंपेयर करो। हाँ सर जीरो आ जाएगा वहां से बोले। ठीक है एनी अदर क्वेश्चन एनीवन? कर्ल लेते हैं तो वो किसी कर्ल को रिप्रेजेंट करता है, मतलब क्रॉस प्रोडक्ट। यहाँ पे हम लोग 3 वेक्टर ले रहे हैं, अगर 3 वेक्टर मतलब 3 डायमेंशन में है तो उससे सर कर्ल कैसे बनाएंगे? फर्स्ट थिंग, कर्ल क्रॉस प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट नहीं करता। मतलब दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कैलकुलेट करना और कर्ल कैलकुलेट करना एक चीज नहीं होता, दोनों डिफरेंट, दोनों फिजिकली डिफरेंट होते हैं। कर्ल में जो ग्रेड ऑपरेटर होता है वो एक ऑपरेटर है और यहाँ पे सारे वेक्टर्स हैं। यस तो दोनों डिफरेंट होते हैं। एक चीज और है थोड़ा कि सब लोग जो भी प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं ओनली 3 वेक्टर। आपका बैकग्राउंड में काफी ज्यादा नॉइज आ रहा है, आपका वॉइस ब्रेक कर रहा है बार-बार। पूछ रहा हूं अभी क्या रहा सर? जैसे मैं जानना चाहूंगा कि सर हम जो कुछ पढ़ रहे हैं वेक्टर के अंदर में 3 डायमेंशनल के लिए पढ़ रहे हैं, जैसे हम लोग 4 डायमेंशनल स्पेस के लिए अगर हम लोग देखें 4 डायमेंशनल स्पेस के लिए कोई ऐसी प्रॉपर्टीज कुछ वेक्टर पढ़ रहे हैं उसको कैसे रिप्रेजेंट, सपोज करिए कि a क्रॉस b क्रॉस c लिखे, अगर इसको हम लोग वेक्टर में अगर यहाँ पे ए बी सी 2 डायमेंशन वेक्टर भी हो सकता है।
ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, इन तीनों को आप एक्स वाई प्लेन में भी ले सकते हैं, सेम कॉन्सेप्ट, सेम एनालिसिस वैलिड है। मतलब थ्री डायमेंशनल मतलब नेसेसरी नहीं है। 2D बिल्कुल, ये 2D के लिए भी वैलिड है, 2D लो तब भी चलेगा, ABC। ओके सर all the collinear vectors are coplanar as well. और all the collinear collinear vectors are coplanar as well. all the collinear vectors are coplanar, yes we can say। not necessary all the collinear vectors है ना, डिस्प्लेस करेंगे, no 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 not necessary, not necessary, not necessary, not necessary। All parallel vectors may be coplanar। पैरेलल वेक्टर तो ऊपर नीचे कहीं पे भी हो सकता है ना। कोलिनियर वेक्टर का वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 आएगा ना सर? कोलिनियर वेक्टर लेंगे तो क्या इसका वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 आएगा। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट भी 0 आएगा बिकॉज़ पैरेलल है ना। यस सर। अगर आपका ABC कोलिनियर बन जाता है तो B क्रॉस C क्या होगा? 0। स्केलर भी 0 होगा, वेक्टर भी 0 होगा कोलिनियर के लिए। उस केस में डायरेक्ट कोप्लेनर नहीं बोल सकते बिकॉज जो अभी ऑल कोलिनियर है, जैसे B और C कोलिनियर है तो B क्रॉस C जो है वो 0 बन गया, बट A जो है उसके साथ तो ये तो रिजल्ट डिपेंड ही नहीं करता ना A के ऊपर, हम तो 3 को बोल रहे हैं ना कोप्लेनर। यस सर। तो उसमें तो A का डिपेंडेंस आया ही नहीं, 2 से ही काम चल गया, तो A कुछ भी हो। Anything else anyone? स्लैब दिखाना दो तीन कौन सा? पीछे से 2-3 नंबर 3 है 1 इससे ही पहली एक इससे आगे ये भी नहीं ये भी नहीं ये भी नहीं ये हो गया था। सर टेस्ट का क्लास कब लेंगे सर? डाउट डिस्कशन नेक्स्ट वीक। ओके सर। तो ठीक है, मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ, डीपीपी शीट सेंड कर दिया जाएगा, क्वेश्चन ट्राई कीजिएगा। ओके सर। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। थैंक यू सर।